आपको मैं बोल रही हूँ जो एंटीना की तरह इधर घूम रहे हो। हाँ, आउट ऑफ आर्टरी और वेन्स वॉल्व किसमें पाई जाती हैं? VALVE। आर्टरीज हैज वॉल्व और वेन हैज वॉल्व। प्लीज डू नॉट स्पीक। ये पढ़ लिया। श्वेता गेट अप। देखा? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जल्दी। वेन्स में क्यों? आर्टरीज में लगाने में तो दिक्कत क्या है? फिर आर्टरीज के साथ शॉर्ट सर्किट क्यों? पूरा बताओ, अच्छे से बताओ जो हेल्प कर रहा है। यस मैम, आर्टरी में वो इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि उसमें लिसन। हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है और वीन्स में हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, इसलिए और अगेंस्ट द ग्रेविटी भी तो जाता है वॉल्व में। सेट अप। जहां वॉल्व होती है, इधर देखिए, जहां वॉल्व होती हैं इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। बैकफ्लो ऐसे ही हमने कुछ हार्ट में किया था। ऑरिकल जब अपना ब्लड वेंट्रिकल को देते हैं, देयर इज अगेन वॉल्व। यस और नो? और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मान लीजिए राइट साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब इस वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्रिंक होगा, तो ये ब्लड ऊपर भी तो जा सकता था। यस और नो? तो उस टाइम पे ये वॉल्व क्या होती है? क्या होती है? तो बैक फ्लो होने से बचाया ना। और जो वॉल्व खुलती है वो पल्मोनरी आर्टरी की खुलेगी और ये चला जाता है लंग्स के पास। आएगा समझ में? सेम इज द थिंग विद लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का नीचे का जो हिस्सा है वेंट्रिकल, जब वो प्रेशराइज होगा तो ब्लड निकल के ऑरिकल में तो वापस जा सकता था। ऑरिकल की बाइकस्पेड बंद रहती है और वो निकलता है ओर्टा के थ्रू और बॉडी में चला जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है कौन सा टॉपिक? ब्लड वेसल्स हमने कर लिया था। अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा देख लें, क्योंकि हमने हार्ट कर लिया, ब्लड वेसल। तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज ब्लड। दैट इज ब्लड की बेसिक अगर हम कंपोजिशन करें, आरबीसी, आशु क्या कर ऐसे मान जाओगे। आरबीसी जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं कितने होते हैं? 44%, फॉलोड बाय WBC एंड प्लेटलेट। जब किसी को मलेरिया होता है, प्लेटलेट का नंबर ऊपर जाता है कि नीचे आता है? नीचे आता है। और ये जो प्लेटलेट नीचे चले जाते हैं, हम बोलते हैं कि वो बनता है आपका पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में। क्यों? वी विल बी गेटिंग टू नो द आंसर। प्लेटलेट को गिर जाना तो प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट थिंग जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज प्लाज्मा। दक्ष गेट अप। दक्ष गेट अप। योर ब्लड is liquid? Yes. Living or dead? Living. Which one is dead? RBC, WBC, platelet और plasma. इनमें से एक चीज dead है, कौन सी है? Do not whisper. Plasma. Plasma is dead. Set. Which one is dead? इसमें से 3 लिविंग है, डेड है। बैठ जाइए। आप दोनों का ये आंसर ठीक था, बट व्हाट अबाउट द कॉन्फिडेंस? बिकॉज यू आर जस्ट मेकिंग द गेस। समझ में आया? प्लीज दक्ष ये अपनी एक्सप्लेनेशन अपनी पॉकेट में रखिए। RBCs are living? Yes, sir. WBC and platelet again, these are living. These are cells and no doubt these are living cells. Plasma liquid होता है, क्या होता है? Liquid. And this is the liquid जिसमें ये सारी चीजें float कर रही हैं. Suppose this is the plasma. और उसमें ये क्या है? आपके RBC, WBC इसको हम ट्रायंगल से दिखा देते हैं क्योंकि इनका अमाउंट कम होता है। प्लेटलेट थोड़े फाइबर लाइक होते हैं, क्या होते हैं? फाइबर लाइक। और ये कुछ ऐसा आपका ब्लड दिखता है,
जो सोच रहे हैं कि ब्लड को अगर हम मिल्क से, वाटर से कंपेयर करेंगे, वैसे तो लिक्विड है। नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। 9th में भी हमने इसका टॉपिक किया था। अब परसेंटेज में तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 44 लिखा, बाकी जो मेरा पार्ट बचता है 55। अगर आप 10 ml ब्लड ले लेंगे, कितना 10 ml, कितना भी आप टोटल ले लीजिए, जितना भी आप टोटल लेंगे उसका 55% क्या होगा? प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा के आगे मैंने लिक्विड लिखा है, एंड दिस प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, और इसमें वाटर कितना होता है? 92 से 95%। इट इज जस्ट लाइक अ लिक्विड। और इसके साथ इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स, सॉल्ट एंड आयंस। क्या होते हैं? मिनरल्स, जिसको हम बोलते हैं लेस देन 1%। इट इज एक्चुअली लेस देन 1%, क्योंकि हम एंजाइम्स और दूसरे चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो आते हैं आपके WBC एंड प्लेटलेट। RBC पर डेसीलीटर, इसका नंबर जाता है 5 से 5.5 लाख पर डेसीलीटर, और 1 डेसीलीटर 1 ड्रॉप से भी कम है। Is this clear? 1 ड्रॉप से भी कम ब्लड ले लेंगे तो उसमें 5 से 5.5 लाख आपको क्या मिल जाएंगे? RBC। बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, और एक RBC, ये तो अभी कुछ नहीं है, एक RBC में अगर आप देखोगे तो 270 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं। एक RBC जो दिखता भी नहीं है, उसके अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन। क्या होता है? हेमोग्लोबिन। एंड व्हाट इज दिस हेमोग्लोबिन? इट इज अ प्रोटीन। इट इज अ प्रोटीन। RBC जो आपके ब्लड का टोटल 44% बनाते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करता होगा, एंड दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टेकिंग ऑक्सीजन। और इसीलिए RBC अगर आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया को लोकली हम बोल देते हैं खून की कमी होना, बट इट इज नॉट खून की कमी। खून आपकी बॉडी में 5 लीटर ही मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप जल्दी जल्दी थक रहे हो तब आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसमें WBC ओके रिपोर्ट है, प्लेटलेट भी अपने प्रॉपर नंबर में है, प्लाज्मा भी 55% है, लेकिन घट कौन गया? RBC। और RBC घटते ही क्या घट गया? एंड दिस इज द प्रोटीन व्हिच मेक बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। लंग्स हमारे ब्लड को गैस दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, लेकिन बेटा आपने ये नहीं सोचा कि उस ब्लड में वो ऑक्सीजन क्या फ्लोट कर रही है? नो। कहाँ है वो? RBC के अंदर। एंड थिंक अबाउट द साइज, ये कुछ नैनोमीटर का है। 270 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख, 2 करोड़ 70 लाख। इतने प्रोटीन्स होते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है आपकी बॉडी का। हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड होता है। यस, हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, जैसे आपने देखा ना जंग लगना, कोरोशन, अगर वो जो लोहे का आर्टिकल है अगर किसी कपड़े से के साथ टच हो जाता है तो कपड़े में भी रेड कलर का मार्क हो जाता है ना। सो दिस हीमोग्लोबिन इज नॉट एक्चुअली द रेड वन, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है इसका कलर क्या आ जाता है? रेड। और इसलिए आपका ब्लड रेड दिखाई देता है। आपके ब्लड से अगर हम सारी ऑक्सीजन को निकाल लेंगे तो वो रेड कभी दिखाई देगा ही नहीं। अब समझ में आया? ज़्यादा से ज़्यादा RBC हम क्यों लेके बैठे हैं? गॉट इट? और उसके बाद क्या है? प्लाज्मा अगर नहीं होगा तो ये सेल फ्लोट किस में करेंगे? आपके पास बोट है, याच है, शिप है, लेकिन उनके नीचे से पानी निकाल लिया, विल दे एबल टू ट्रैवल? नो, दे कांट। मीडियम तो गया उनके नीचे से, ये सेल वहीं के वहीं स्टैग्नेंट हो जाएंगे, जम जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ये तो प्लाज्मा है जो उनको इधर से उधर घुमा रहा है। ठीक? ओके, नाउ आते हैं WBC एंड प्लेटलेट। पहले WBC की बात करते हैं। एक्चुअली दिस इज लेस देन 1%, लेस देन 1%। WBC को हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। अब जैसे इंडिया की सुरक्षा, ये हमने क्लास 9 में भी किया था, क्या अकेली आर्मी पे है? क्या अकेली नेवी कर लेती है? नो, वी आर हैविंग एयर फोर्स, डिफरेंट रेजिमेंट्स, पुलिस है, फिर अंडर कवर एजेंट्स है, BSF है, CRPF है, ना जाने कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है। यस, अब इतनी सारी क्यों है? क्योंकि जो हमारा एनिमी होता है, कभी वो पानी के रास्ते आता है, नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिसाइल वगैरह से अटैक होता है, ब्लास्टिंग होती है, एयरफोर्स
जेल। कोई भी, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, लिविंग है या नॉन लिविंग, कुछ भी अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है मुंह से, नाक से, कान से, या फिर आपके खाने के साथ या ड्रिंकिंग वाटर के साथ, आपका कहीं पे स्क्रैच लगा हुआ है घाव से भी अंदर, इसलिए घाव को फटाफट रैप किया जाता है क्योंकि स्किन के टिश्यूज तो गए ना वहाँ से, एंड देयर इज ओपनिंग, और वहाँ से स्किन के अंदर कुछ भी जा सकता है ना श्वेता? यस, इतना तो समझ में आ रहा होगा। एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू बेटा, कि यहाँ पे एक बार आप लेक्चर सुन लीजिए, एक बार आप नोट्स की रीडिंग ले लीजिए, एंड योर टॉपिक विल बी क्लियर। आई विल बी टेकिंग योर डाउट फॉर वेट। सो व्हाट आई वाज सेइंग, एंटीजन क्या एक टाइप के हैं? लिविंग में भी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, नेमेटोड हो सकता है, फंगस हो सकता है, एस्कैरिसीस हो सकती है, और नॉन लिविंग में तो मैंने बताया कोई गैस भी अगर आपके अंदर चली जाती है, जो स्मोकिंग नहीं करते, अगर आप इनहेल कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, तो अचानक से खांसी आती है, क्योंकि आपकी बॉडी समझ गई क्या आ गया, वो स्मोक क्या था? एंटीजन। हमारे सेल से हटके कुछ भी अगर जाता है तो क्या कहलाएगा? एंटीजन। और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन होते हैं? सो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। और जैसे अकेली आर्मी से हमारी सिक्योरिटी नहीं हो सकती, तो WBC से हमें टैग चाहिए कि नहीं चाहिए? फंगस के लिए अलग, बैक्टीरिया के अलग, लिक्विड के लिए अलग, सॉलिड के लिए अलग। कोई ड्रग्स आपने ले लिए, टैबलेट एक्सपायरी डेट की हैं, कुछ ऐसा लिक्विड ले लिया है जो कि काफ़ी स्टेगनेंट था, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वॉमिटिंग आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आपके ब्लड में हर वक्त जैसे पेट्रोलिंग होती रहती है इंडिया की बॉर्डर की, ऐसे ही WBC ऐसे झांकते रहते हैं बॉडी में क्या आया है, क्या नहीं आया। एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ब्लड इज नॉट डेड, इट इज लिविंग। समझ में आ गया? तो इसीलिए RBC का बेटा कोई भी टाइप नहीं होता है, क्योंकि RBC का सिर्फ एक काम किसको कैरी करना? ऑक्सीजन। RBC आप कहीं से भी निकालेंगे तो ये देखिए मैंने सारे राउंड बना रखे हैं, लेकिन जैसे आप WBC की बात करोगे, यू विल बी हैविंग न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, lymphocyte, T lymphocyte, then monocyte, several types are there। और सबकी आर्मी की ट्रेनिंग अलग है, BSF की अलग है, नेवी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, रो वालों की अलग है। यू नो रो, RAW, रो का फुल फॉर्म नहीं पता आपको? रो इंडिया की अंडर कवर एजेंट सिक्योरिटी फोर्स होती है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, मार्केट में बंदा आपके पास से निकल जाएगा। ये कभी प्रेस में नहीं होते हैं, जो जिनको ये पता भी 15 अगस्त आने वाला है, कहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, कहाँ इंफॉर्मेशन है, ये हमेशा अंडर कवर रहता है। यस, इज दिस क्लियर? इनको रो का डिपार्टमेंट होता है। अच्छे पढ़ोगे तो आपको नहीं पता है, आपके ही जो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं दूसरे स्कूल में, उनको पता है कि 7 से ही अगर रो में जाना है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जब जिसको पता है ही नहीं कि हमें आगे करना क्या है, तैयारी भी आप लेट से स्टार्ट करोगे। आई एम गिविंग ए स्मॉल एग्जांपल। अगर आपको बस पकड़नी है तो आपको पहले ही उसका टाइम टेबल पता होना चाहिए, कितने बजे चलेगी। सुबह 9 बजे उठ के बोल रहे हैं मुझे जाना है जलंधर में, चला टाटा बाय बाय, और बस स्टैंड में जाके पहुँच के बोलते हो तो सुबह 3 बजे निकल गई सर, फिर क्या करोगे? और बस छूटने का मतलब है कई साल का गैप हो जाना। 12th में जाके जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर रहे होते हैं, तो आप ये सोचोगे करें क्या 12th के बाद। 10th में आ चुके हो, नेक्स्ट ईयर तो आपको स्ट्रीम डिसाइड करनी है। और जो ऐसे बच्चे हैं वो स्ट्रीम चेंज करते रहते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स में, कॉमर्स से नॉन मेडिकल में, नॉन मेडिकल से कभी मेडिकल ले रहे, कभी मैथ्स ले रहे। इज दिस क्लियर? तो आर्मी का होना जरूरी है। वैरायटी किसमें होनी चाहिए? RBC या WBC में? एंटीजन क्या हमारे पास एक टाइप का आएगा कि अलग-अलग टाइप के? अलग-अलग टाइप के। अब आते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट करते हैं क्लॉट। अब आ जाते हैं क्लॉटिंग। अगर हम माइन्यूट सी इंजरी लगा देते हैं, 2 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगी, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है? नहीं होती तो फिर डॉक्टर के पास जाना होता है। तो ये होता है क्लॉटिंग। मैंने कल आपको वेन में भी बताया था कि वेन को अगर हम कट करके देखेंगे, इफ अ पर्सन इज डेड, आपको ब्लड लिक्विड मिलेगा या क्लॉट मिलेंगी? क्लॉट। वो जम गया वहां पे। इज दिस क्लियर? और क्लॉटिंग, ये प्लेटलेट का नंबर, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, मलेरिया में प्लेटलेट डैमेज होने लगती है, घटने लगती है, घटने दो।
अगर प्लेटलेट घट गई और मान लीजिए अंदर ही अंदर आपकी कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई, बस्ट हो गई, तो अंदर की ब्लीडिंग का आपको क्या बाहर से पता चलेगा? आपको बस बाहर से बेटा वो पता चलता है, आप गिर गए, चोट लग गई, कहीं पे कट लग गया, स्क्रैच लग गए, बाहर से तो आपने ड्रेसिंग कर ली, प्रेस कर लिया, स्टिचेस कर लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 4-5 दिन में या महीने 2 महीने में इंटरनल ब्लीडिंग भी होती रहती है। और वो इंटरनल ब्लीडिंग कौन रोक लेता है? ब्लड क्लॉट करके। अगर क्लॉटिंग नहीं हुई, जिसकी प्लेटलेट कम है, इंटरनल ब्लीडिंग बाय चांस अगर उसको हो गई तो वो पर्सन मर सकता है। समझ में आ गया? उस पार्ट पे ब्लड इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा कि बाकी हिस्से में उसकी कमी हो जाएगी, बीपी गिरेगा और वो जान से जाएगा। इसीलिए प्लेटलेट जैसे जैसे गिरती जाती हैं उसको बोला जाता है कि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में। समझ में आ गया? तो ये क्या करती हैं? क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के जो स्टेप्स हैं नोट्स में दे रखे हैं। इट इज़ अ चेन रिएक्शन। पहले प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपको बस वो चेन रिएक्शंस याद रखने हैं। 3 स्टेप में मैंने करा रखा है। गॉट इट? ओके। प्लाज्मा की इंपॉर्टेंस कर ली? Yes. अब WBC को जानने के बाद एक बार प्लाज्मा पे फिर से नजर डाल लेते हैं। ये इतना सिंपल नहीं कि बस वाटर है। वाटर में मैंने क्या रखा? प्रोटीन। और यही प्रोटीन क्लॉटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं? क्लॉटिंग। ये वो प्रोटीन है जो आपको इम्यूनिटी देते हैं। नेक्स्ट थिंग, सॉल्ट। सोडियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है। ये सारे किसमें फ्लोट होते रहते हैं? प्लाज्मा। और इसके अलावा और बातें करते हैं। जैसा कि आप खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करके कहाँ डालती है? ब्लड में। कहाँ डालती है? ब्लड में। तो इस ब्लड में वो खाने का एक एक केमिकल है। क्या हमारी बॉडी को अब खाना पहचानना आता है या केमिकल पहचानना आता है? केमिकल। तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो आपकी इंटेस्टाइन है, आंत बोलते हैं जिसको हिंदी में, इंटेस्टाइन में क्या लगी होती है? विलाइज। क्या लगी रहती है? विलाइज। इंटेस्टाइन में खाना ऐसा होता है जैसे आपका शेक होता है, शेक से भी पतला। गॉट इट? और वो विलाइज किस किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी मिनरल्स एंड विटामिन्स। और इनको एब्जॉर्ब करके किसको दे देती हैं? ब्लड को ही। सेल को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको अपनी जरूरत का और भी तो सामान चाहिए। और एक आपको बिल्डिंग बनानी है, सिर्फ ब्रिक्स ला के डाल दी, कोई लोहे की रोड नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई कंक्रीट नहीं है, बिल्डिंग विल बी मेड? नो। तो अकेले बेटा आप ये मत सोचो कि ये जो हमारा ब्लड है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वो तो बेटा हम हार्ट का टॉपिक कर रहे थे, तो हार्ट के टॉपिक में सिर्फ वो आता था, ऑक्सीजन और जब हमने किडनी का टॉपिक किया था हमने सॉल्ट किए थे। yes. इसमें ये तो है यूजफुल वाले। और सेल जब हमने कल डिफ्यूजन किया था कैपिलरीज, सेल का जो भी वेस्ट है वो भी किसको मिलता है? ब्लड। ब्लड क्लियर हो गया? ओके। बीपी का हमने कल कर लिया था। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है लिम्फेटिक सिस्टम का। क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। जो कैपिलरीज होती हैं, कितनी लेयर है सेल की? सिंगल और मल्टी लेयर? सिंगल लेयर। अंदर ब्लड और एक सिंगल लेयर से कवर अप कर रखा है। अब यहाँ से जब ग्लूकोज निकल सकता है, ऑक्सीजन निकल सकता है, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है कि वाटर में निकल जाए। Actually there is a leakage from the capillaries, और उस लीकेज में WBC RBC नहीं निकलते हैं, उसमें से निकलता है वाटर। क्या निकलता है? वाटर। कुछ WBCs निकलते हैं, कुछ ग्लूकोज निकलता है, कुछ निकलता है सॉल्ट। और ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड क्या कहलाता है? लिम्फ। क्या कहलाता है? लिम्फ। तो आपकी बॉडी में ब्लड हर जगह नहीं प्रेजेंट है, लेकिन लिम्फ हर जगह प्रेजेंट है। थोड़ा सा कट लग जाता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड देखा है कि नहीं देखा है? वो क्या है? लिम्फ। क्या है? It is impossible. Look at here. ये लिम्फ बेटा किसका पार्ट था? ब्लड का पार्ट था। किसका पार्ट था? ब्लड का। ब्लड से ही लीक हुआ है। ये कुछ ऐसा ही है कि वाटर पाइप है कोई प्लास्टिक का, उसमें अगर होल हो गया है तो पानी वहाँ से लीक आउट होता रहता है। कैपिलरी आर वेरी वेरी थिन, तो इनके दो सेल के बीच में जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा गैप होता है वो क्या निकलना लगता है?
प्लाज्मा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड और साथ में WBC। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। और ये सेल के आजू बाजू इकट्ठा हो जाता है। अब इस लिक्विड को निकालने के लिए हमारे पास दूसरी वेसल्स होती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरी बॉडी में या तो आर्टरीज दिखाई देंगी या वेन या ये रॉन्ग। These blood vessels only carrying the blood, लेकिन हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम और है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक। और उन वेसल्स में ब्लड दौड़ रहा है कि लिम्फ दौड़ रहा है? लिम्फ। समझ में आ गया? तो ये वेसल्स सेल्स के बीच में से इस लिक्विड को सक कर लेती हैं और वापस दोबारा ब्लड को ही दे देती हैं। हार्ट में जाने से पहले ब्लड का ही तो पार्ट था ये जो लीक हुआ है, ये सुनो। और वापस ये वेसल्स कनेक्ट करके सक कर लेती है, जैसे वैक्यूम क्लीनर से हम सफाई करते हैं। और वापस किसको दे देती हैं? किसको दे देती है? Look at here. Suppose these are the two cells, three cells. इनके बीच में मैंने क्या बताया? क्या फैला रहता है? लिम्फ या ब्लड? राहुल बताएगा। राहुल, I am having 1, 2, 3 cell। और ये बीच में जो मैंने ऐसे सीधे सीधे लाइन बनाई है, ये क्या है? ब्लड है कि लिम्फ है? ब्लड है ना? तो थे आप जब यहाँ पे रुक के लग रहे थे, we are closed circulatory animals. We are open circulatory animals or closed? Closed. हमारा ब्लड ऐसे घूम सकता है? हाँ, मेरी बॉडी में तो घूम रहा है, मैं आपको बताना। Idiot. Closed type of circulatory system 7th क्लास के सिलेबस में। अब ये नहीं पता रही सर्कुलेटरी सिस्टम अब ओपन और क्लोज भी आ गया, क्या मुसीबत है ना? तो टेंथ में क्यों बैठे हो? जाके फर्स्ट में चिल करो। और से अनाथ, हाँ, अमन ने कसरत की, घर जाके दूध पिया, फिर पढ़ाएगी। आप ये वाले लेसन पढ़ो ना हिंदी में। Yes, it is lymph. It is lymph. And this lymph is very very dangerous for these cells. अगर इस लिक्विड को बाहर नहीं निकाला, क्या ये वाटर? लिम्फ में ज्यादातर पार्ट क्या है? वाटर। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल स्वेल होकर फूट भी तो सकते हैं। तो इसीलिए दूसरी हमारे पास वेसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक। और इनमें WBC भी होते हैं, इसलिए सेल तक अगर कोई चीज, कोई बैक्टीरिया डगल करके पहुंच रहा है तो इसमें मैंने बताया WBC भी होते हैं, जो कि WBC RBC से थोड़े छोटे होते हैं, वो भी निकल लेते हैं साथ साथ। और WBC उस बैक्टीरिया को फंगस को बीच में ही मार डालते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा नाम ही इम्यून सिस्टम होता है। क्या? इम्यून सिस्टम। कि बॉडी में हर जगह WBC ब्लड में नहीं फैल रखे हैं, किसमें फैले हैं वो? लिम्फ में। किसमें? लिम्फ। और लिम्फेटिक सिस्टम में टॉन्सिल्स देखे आपने? कभी इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ से स्वेलिंग हो जाती है। टॉन्सिल नहीं है आपके पास? This girl. What's your name? आशिदा। ये बेटा लिम्फेटिक वेसल्स स्मूथ नहीं होती हैं, जगह जगह इनमें नोड्स होती है। क्या होती है? नोड्स। और जहाँ नोड्स होती है दैट इज अ बैटल ग्राउंड फॉर फाइटिंग ऑफ WBC विद द एंटीजन। ये नसें ऐसी होती है, इधर देखिए। सपोज आई एम मेकिंग अ लिम्फेटिक वेसल, जगह जगह इसमें क्लॉट आती है ऐसे ऐसे, जैसे आपने रस्सी दी और बीच बीच में गार्ड लगा दी। और इन नोड्स को क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक नोड्स। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक नोड्स। अगर कोई इंफेक्शन आपका होता है, सेल तक पहुंच गया है, तो WBC इसको पिक करके कहाँ पे लेके आएंगे? लिम्फेटिक नोड में। और वहाँ जाके उसको किल किया जाता है, क्योंकि WBC की जो ज्यादातर आर्मी इट इज जस्ट लाइक अ कैंट एरिया होता है। ये कैंट में आर्मी ज्यादा मिलती है, तो वहाँ ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ऐसे आपका ब्लड का प्लाज्मा